यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ग्वालियर से भी कुछ लोग सत्संग में शामिल होने पहुंचे थे, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। बाकी 4 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सोचिए, जहां 80,000 लोग पहुंचने थे, वहां करीब 2.5 लाख लोग सत्संग में पहुंच गए थे, यानी तय तादाद से 3 गुना ज्यादा। लेकिन व्यवस्था को कंट्रोल करने के नाम पर, व्यवस्था को बनाकर रखने के नाम पर कुछ नहीं। और शायद यही वजह रही कि हजारों लोगों की यह भीड़ बेकाबू हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 121 लोगों की जिंदगियां, जो आंकड़ा अपडेट हो चुका है, 122 लोगों की जिंदगियां काल के गाल में समा गई। सत्संग के बाद मची भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की एफआईआर में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है, लेकिन एफआईआर में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। पुलिस एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि जिस नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग था, उसका असली नाम सूरजपाल है। वो 15 साल पहले आगरा के शाहगंज केदारनगर में रहता था। 2 कमरों के इस मकान में बाबा ने अपना प्रवचन शुरू किया था। उसके बाद कारवा इतना बढ़ गया कि बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तक उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचने लगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, साथ ही घटनास्थल का दौरा किया। सीएम योगी ने अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। कहा कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, पुलिस के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स की टीम भी मामले की जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बाबा नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की मिली जानकारी न्यूज़ 18 के पास। ये पुख्ता जानकारी है। बाबा की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। मैनपुरी के आश्रम में छिपा हुआ है बाबा साकार। बाबा से पुलिस कर सकती है पूछताछ, सूत्र बता रहे हैं। हालांकि एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम नहीं है, लेकिन बाबा से पूछताछ की जा सकती है। मैनपुरी के आश्रम में लोकेशन ट्रेस हुई है बाबा नारायण हरि साकार हरि की, और मैनपुरी के इसी आश्रम में बाबा छुपा हुआ हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि बाबा से पूछताछ भी करेगी यूपी पुलिस। तो मैनपुरी वाले आश्रम में बाबा की लोकेशन ट्रेस की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। भोले बाबा से जुड़े कई राज, यानी कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं। हमेशा सत्संग में एक जैसी ड्रेस क्यों पहनते हैं? बाबा ने सत्संग से क्यों महिला कमांडो को हटा दिया? ऐसे तमाम रहस्य हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा से जुड़े कई रहस्य सामने आ रहे हैं। ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता, ऐसे दावे जो हैरान कर देते हैं। आज हम आपको सूरजपाल उर्फ भोले बाबा से जुड़े हर सच को बताएंगे। भोले बाबा की ड्रेस का रहस्य। अगर आपने गौर किया तो भोले बाबा अक्सर सफेद कपड़ों में नजर आते हैं। हमेशा सफेद शर्ट पहने रहते हैं, कभी तो वो पीले रंग का शर्ट भी पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा के इन कपड़ों के पीछे संदेश छिपा है। माना जाता है कि बाबा अनुसूचित जाति समाज से आते हैं।
और यही कारण है कि वो प्रतीक के तौर पर इन विशेष रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मंच पर बाबा के साथ कौन? बाबा के सत्संग के दौरान जब मंच पर होते हैं तो बताया जाता है कि अक्सर उनकी पत्नी उनके साथ दिखाई देती है। उनकी पत्नी को देवी लक्ष्मी भी कहा जाता है। नारायण साकार हरि को भक्त विष्णु का अवतार मानते हैं और उनकी पत्नी को लक्ष्मी माँ बताया जाता है। कोरोना काल में लापरवाही। भोले बाबा के सत्संग में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कोरोना के दौरान 2022 में भोले बाबा का फर्रुखाबाद में सत्संग होना था, लेकिन कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सिर्फ 50 भक्तों को प्रवचन में शामिल होने की इजाजत दी थी। लेकिन जब सत्संग हुआ तो बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बाबा के सत्संग में 50 की जगह 50,000 भक्त शामिल हो गए। कोरोना के लिहाज से इसे बड़ी लापरवाही माना गया था। भोले बाबा ने क्यों हटाए महिला कमांडो? बताया जाता है कि पहले भोले बाबा के सत्संग के दौरान कई प्राइवेट महिला कमांडो की तैनाती होती थी। वो सत्संग के दौरान व्यवस्थाएं संभालती थी, लेकिन आसाराम बापू के मामले के बाद भोले बाबा ने महिला कमांडो को हटा दिया। यहाँ तक कि सत्संग में फोटो खिंचवाने को लेकर भी रोक लगा दी गई। भोले बाबा की प्राइवेट आर्मी। भोले बाबा का सत्संग जहाँ भी होता है वहाँ चारों ओर उनकी खास आर्मी होती है। आर्मी से मतलब सेवादारों से है। ये सेवादार एक विशेष ड्रेस में सत्संग के आसपास तैनात रहते हैं। इनका काम व्यवस्था संभालना होता है। हाथरस मामले में तो ये बात सामने आ रही है कि बाबा के सेवादारों और प्राइवेट सुरक्षा गार्ड ने भक्तों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भोले बाबा की कारों का काफिला। बताया जाता है कि भोले बाबा के पास कई महंगी कारों का काफिला है। उनके पास कई कारें हैं जो उनके आश्रम में देखी जा सकती है। बाबा इन्हीं महंगी कारों से सफर करते हैं। बाबा के सत्संग में महिलाएं। भोले बाबा के सत्संग में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं। बताया जाता है कि महिलाओं को मंच के सबसे सामने की ओर बैठाया जाता है। ऐसी कई बातें हैं, कई सच हैं जो भोले बाबा के बारे में अब सामने आ रहे हैं। इनमें से कितनी बातें सच हैं, कितनी झूठ, ये जानना मुश्किल है, लेकिन हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। की घटना के बाद बाबा बागेश्वर को अपने भक्तों की चिंता सता रही है। कल बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है और बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से अपील की है कि वो बागेश्वर धाम ना आए, बल्कि अपने घरों से ही उत्सव मनाएं। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 1 तारीख से ही जन समुदाय बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर को अपने भक्तों की चिंता सता रही है। बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से बड़ी अपील की है। बाबा नहीं चाहते कि भक्तों की संख्या बढ़ने से छतरपुर के बागेश्वर धाम में कोई अप्रिय घटना हो जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी एक वीडियो जारी कर कहा है कि अब भक्तों की भीड़ को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, बहुत व्यापक तरीके से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे। बाबा बागेश्वर नहीं चाहते कि जैसे हालात हाथरस में बने ऐसी ही कुछ उनके भक्तों के साथ हो, लिहाजा उन्होंने भक्तों को घर से उत्सव मनाने की अपील की है। बाबा बागेश्वर ने उनसे जुड़े श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाली 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। उस समय वो योजनाबद्ध तरीके से 30-40 एकड़ की जगह में व्यवस्था करेंगे, जहां अन्नपूर्णा रसोई भी होगी और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसीलिए भक्त 21 जुलाई की तैयारी करें। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर की चिंता बिल्कुल सही है और कोई दुर्घटना ना हो
इसके लिए वो पहले से सतर्क दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हाथरस में हुई घटना से बाबा बागेश्वर ने भी अपने भक्तों से अपील की है कि उनके जन्मदिन के मौके पर जो भक्त हैं घर में रहकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, वृक्षारोपण करें। वहीं विदिशा में पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण कथा में पहुंचे मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा बयान दिया। कहा कथा में श्रद्धालुओं की आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा शासन, प्रशासन और आयोजक सबकी जिम्मेदारी है। बता दें कि विदिशा सागर हाईवे के किनारे गिरधर कॉलोनी में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहां बारिश के बीच पंडाल के अलावा खुले आसमान के नीचे सड़कों पर लोग बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ भी चिंता का विषय है। जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था से मैं दुखी भी हूं और इस बात के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना भी की है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो। यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उनकी चिंता करना हमारा कर्तव्य। एमपी विधानसभा में मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश किया। बजट के बीच विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर खूब हंगामा किया। वर्ष 22-23 की तुलना में रुपये 1490 करोड़ अधिक है। वर्ष 2024-25 में 23,000 करोड़। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार का पहला बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश किया। बजट के बीच विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर खूब हंगामा किया। सदन में विपक्ष ने मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की। हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1,32,465 रुपए का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रचलित भाव पर वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,42,563 रुपये है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 13,465 रुपये थी, जो बढ़कर अब लगभग 11 गुना हो गए। बजट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास को बढ़ाने वाला है। प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज्यादा दिया गया। उधर बजट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये जनहितैषी नहीं है। सरकार ने अपने वचन पत्र में जो वादे किए उन पर बजट में कोई बात नहीं की गई। घोटाले को बजट की आड़ में दबा रहे, वो भी एक ऐसा बजट जिसमें कुछ है ही नहीं। महिलाओं को आपने वायदा किया था 3,000 रुपए देने का, उसका प्रावधान इस बजट में नहीं। आपने एमएसपी की बातें करी, आपने युवाओं के रोजगार की बातें करी, आपने जो जो बात करी वो बजट में है नहीं। तो हम ऐसे बजट जिससे हमें आशा नहीं है, हम इसको क्यों सुनेंगे। हम पहले बात करेंगे कि जो छात्रों के भविष्य की हत्या हो रही है और उस पर सरकार उत्तर देने से बच रही है। हमने तो विरोध करा, क्योंकि बजट में कुछ भी ये ले आए, जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। और भ्रष्टाचारी तो पूरा बजट खा ही जाएंगे ना, तो कौन से बजट की ये बात कर रहे हैं और क्यों अपनी खुद की पीठ थपथपाने का ये नाटक कर रहे हैं। जबलपुर में बजट को लेकर उद्योगपतियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कोई नया टैक्स नहीं लगाकर थोड़ी राहत मिलने की बात उद्योगपतियों ने कही है। ये बजट मेरे ख्याल से अच्छा है। इसमें गरीब तबके का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं सोचता हूँ ये बहुत संतुलित बजट है। को सत्ता में बनाए रखने के लिए इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। टैक्स काहे पे लगाओगे? अब तो जीएसटी आ गया है। आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या किया? मिनरल्स के मामले में मध्य प्रदेश उड़ीसा के बाद दूसरा स्टेट है। उसके उद्योग के लिए क्या किया? यहाँ की मिनरल्स निकल कर चाइना जा रहा है, उसका औद्योगिकरण के लिए क्या किया? मोहन सरकार के बजट पर कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं उद्योगपतियों की राय मिली जुली है। अब देखना होगा कि बजट को लेकर सरकार का आगे क्या रोड मैप रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब आपको बताते हैं सरकार के बजट में आपके लिए क्या खास है।
किसको क्या मिला है? पुलिस महकमे में 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। 7,500 पदों पर रिक्रूटमेंट होगी। पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए और क्या खास देखते हैं बजट में किसको और क्या मिला है। स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में 11,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। स्कूलों में 11,000 पद जो खाली पड़े हैं वहां रिक्रूटमेंट होगी। कॉलेजों में 2,000 नए पदों पर भर्ती की जाएंगी। यहां पर नए पद हैं जहां पर भर्ती होंगी। भर्ती परीक्षाओं की फीस को कम किया जाएगा, ये मांग छात्र कर रहे थे। मंदसौर, नीमच, सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जो ऐलान है, घोषणा है, वो भी इस बजट में की गई है। 5 जिलों में आयुर्वेदिक अस्पताल खुले जाएंगे जहां पर आयुर्वेद की पद्धति से इलाज होगा। बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना के साथ ही मध्य प्रदेश में 22 और ITI खोले जाएंगे, यानी कि 22 और ITI खोले जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। हमने आपको बताया है कि पुलिस महकमे में 7,500 पदों पर भर्ती करने की बात इस बजट में सरकार की ओर से कही गई है। इसके अलावा भर्ती परीक्षा की जो फीस है वो भी कम की जाएगी। 22 और नए ITI भी खोले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, बात इंदौर की करते हैं, जहां युग पुरुष धाम आश्रम में दिव्यांग बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत के मामले में CM डॉक्टर यादव ने संज्ञान लिया और इस मामले की जांच की पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को सौंपी है। अब तक 5 बच्चों की मौत की जानकारी मिली है। इंदौर के युग पुरुष धाम से लगातार संक्रमित बच्चे सामने आ रहे हैं। बुधवार सुबह भी आश्रम से 10 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 38 बच्चों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इनमें से 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें ICU में भर्ती किया गया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने आश्रम का निरीक्षण किया, साथ ही चाचा नेहरू अस्पताल जाकर बच्चों का हाल भी जाना। अब तक आश्रम के 5 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत के मामले में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी इस बात को माना कि अगर संस्था पहले बच्चे की मौत के बाद ही जानकारी दे देती तो इतने गंभीर हालात नहीं बनते। आज टीम के द्वारा विजिट करी जाएगी, पता लगाने की कोशिश करी जाएगी। जितने भी सैंपल्स लेने थे और जो सारी चीजें थी वो कल हो गई थी। बाकी समिति के द्वारा इंटरिम रिपोर्ट आज निश्चित रूप से प्रस्तुत करी जाएगी। युग पुरुष अनाथ आश्रम में 30 जून को हुई पहली मौत की वजह संस्था ने मिर्गी को माना। इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दी गई। इसके बाद 24 घंटों में एक के बाद एक 2 मौतें हो गईं। इन मौतों की जानकारी छिपाने का खामियाजा ये निकला कि 48 घंटे के अंदर ही 2 और बच्चों की जान चली गई। कुल मिलाकर अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। फिर रात में भी 8 साढ़े 8 बजे के बाद में कुछ बच्चों में वापस सिम्टम डेवलप हुए, जिन बच्चों में पहले नहीं थे। ऐसे 7 बच्चे और फिर हॉस्पिटलाइज कराए गए। लेकिन अच्छी बात है कि जैसे ही छोटा मोटा सिम्टम भी दिख रहा है या फिर डॉक्टरों को लग रहा है कि आगे सिम्टम डेवलप हो सकते हैं, तत्काल ऐसे बच्चों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और यहाँ पर वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उधर घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आसपास के इलाकों में पानी को लेकर सर्वे किया। लोगों को ORS का घोल दिया गया है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। 5 की आज में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए।